आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, इसके साथ साथ बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का सेकंड पेपर, बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेकंड पेपर, जिसमें आपके चैप्टर है मौर्योत्तर काल। यानी मौर्य काल हमने पढ़ा। मौर्य काल के बाद में मौर्य काल के पश्चात जो राजा हुए थे उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। इसका पहला भाग आज हम पढ़ेंगे। यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक यानी जीएस स्पेशल क्लासेस है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑथेंटिक बुक्स से आपके लिए जो मैटर है वो प्रस्तुत किया गया है। बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है, तो वो भी इसे अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आपके लिए एग्जाम में इसी प्रकार अच्छे नंबर आएंगे। यानी एग्जाम में पूछे जाने वाले लगभग प्रश्न है वो इसमें कवर हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस चैप्टर को। और भी आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपके लिए सिविल सर्विसेज के लिए प्री और मेन, यानी जैसे राज्य लोक सेवा की हो चाहे सेंटर की हो यानी यूपीएससी की हो, और इसके अलावा नेट जेआरएफ के लिए हिंदी लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस अपलोड होती है। तो आप मेरे साथ बने रहें और अपना पूरा सिलेबस कवर करते रहें। देखिए, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में मौर्यों के बाद के जो काल है उसमें प्राचीन कालीन भारत में मौर्य काल के पश्चात के शासकों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। अब क्या है कि ये काल वो था जिसमें यहाँ के जो शासक थे वो तो थे ही, इसके साथ साथ कुछ जो है वो विदेशी शासक भी यहाँ आ गए थे, उनका भी अध्ययन हमें करना होगा। तो देश के जो देशी शासक है उनको इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, देशी शासक और विदेशी शासक। देशी शासक में शुंग वंश आया था, उसके बाद कानव वंश आया, फिर मौर्योत्तर काल आया, सातवाहन वंश आया, चेदी वंश आया, यानी चेदी वंश या महामेघवाहन वंश भी कहा जा सकता है। इसके अलावा आपके यहाँ पर विदेशी शासकों में इंडो ग्रीक है, शक है, पार्थियन है, कुषाण है, ये सभी आए थे। आज हम देशी शासकों का कार्यकाल पढ़ेंगे और देशी शासकों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुंग वंश। अब शुंग वंश कौन सा था, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि शुंग वंश की स्थापना कब हुई, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, शुंग वंश का सामान्य परिचय दीजिए। बहुत बड़े प्रश्न भी आ जाते हैं। या शुंग वंश पर टिप्पणी लिखिए। संस्थापक जो थे शुंग मित्र के, पुष्यमित्र शुंग थे, जिन्होंने 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना की थी। यानी 185 ईस्वी पूर्व में, कब 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक जो थे वृद्धरथ, उसको मार करके हत्या करके और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। और बाणभट्ट ने अपना जो हरिश्चरित लिखा है, हर्षचरित, उस हरिश्चरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा है और पुष्यमित्र है वो कट्टर ब्राह्मणवादी था, ऐसा भी उसमें लिखा गया है। जैसे शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी यदि हम प्राप्त करते हैं तो हमें दो तरह से जानकारी प्राप्त होती है, एक तो साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत, यानी साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्यों में हमें पुराणों से जानकारी मिलती है। पुराणों में वायु पुराण और मत्स्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। तो इसका मतलब वायु पुराण और मत्स्य पुराण प्राचीन ग्रंथ है, तो इसका अर्थ है कि पुष्यमित्र शुंग है वो शुंग वंश का संस्थापक था। हर्षचरित ने अपनी बाणभट्ट में लिखा है कि इसमें अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की चर्चा है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य नरेश वृद्धरथ की हत्या कर सिंहासनाधीन कर लिया था। तो हर्षचरित का जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट का जो हरिश्चरित है, हरिश्चरित के आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि उसने वृद्धरथ की हत्या की है। पतंजलि का जो महाभाष्य लिखा हुआ है, पतंजलि का महाभाष्य, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि पतंजलि है वो पुष्यमित्र के पुरोहित थे और इस ग्रंथ में यवनों के आक्रमण की चर्चा भी की गई है। तो उस समय यवनों के आक्रमण होते थे और उसके आक्रमण की चर्चा भी है। गार्गी संहिता जो अपना प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, उसमें यदि हम देखें तो उसमें भी यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है और ये गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कालिदास का एक नाटक है मालविकाग्निमित्रम, उसमें यह लिखा हुआ है कि शुंग कालीन राजनीतिक गतिविधियां है वो कैसी थी, उन सभी का ज्ञान है वो मालविकाग्निमित्रम से प्राप्त करते हैं। दिव्यावदान जो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि इसमें पुष्यमित्र शुंग को अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। यानी ये बौद्ध धर्म का यानी यूं कह सकते हैं विरोधी बताया गया है। तो दिव्यावदान में तो इतने जो साहित्यिक स्रोत है, इन साहित्यिक स्रोतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि
पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में स्थापना की थी। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले एक अयोध्या का अभिलेख आता है, और अयोध्या का अभिलेख वो धनदेव ने लिखवाया था, और इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों की चर्चा भी की गई है। तो धनदेव ने जो अभिलेख लिखवाया अयोध्या अभिलेख, उसमें अश्वमेध के यज्ञों की चर्चा की गई है। बेसनगर का अभिलेख है, जिसमें ये यवन राजदूत हेलिडोरियस ने लिखाया था, जो गरुड़ स्तंभ पर खुदा हुआ है, और इसमें भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता भी चलता है। तो इसमें भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता है वो कौन से अभिलेख से चलता है? बेसनगर का जो अभिलेख था उससे चलता है। इसके अलावा बरहुत का अभिलेख है। बरहुत का अभिलेख है, इसमें शुंग काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे साक्ष्य, जैसे सांची है, बेसनगर है, बोध गया है, इनसे जो स्तूप प्राप्त हुए हैं, उन स्तूपों पर और स्मारकों पर भी शुंगकालीन कला और स्थापत्य की विशेषता का ज्ञान प्राप्त होता है। शुंग काल में कौन सी मुद्राएं थी? शुंग काल की जो मुद्राएं थी वो उन मुद्राओं का भंडार जो है, या वो मुद्राएं कौशाम्बी, अहिछत्र, अयोध्या और मथुरा से प्राप्त हुई है। शुंगकालीन मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है? कौशाम्बी, अहिछत्र, अयोध्या और मथुरा से, जिसमें तत्कालीन ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो है उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि पुष्यमित्र शुंग कौन था। पुष्यमित्र जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक भद्रदत्त का एक सेनापति था। कौन था? उसका कैप्टन था। और दिव्यावदान जो है उसमें ये लिखा हुआ मिलता है कि पुष्य धर्म का पुत्र था। पुष्यमित्र पुष्य धर्म का पुत्र था। और धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। पतंजलि उसके अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित थे, अर्थात उन्होंने यज्ञ करवाए थे। यज्ञों के मंत्रोच्चार उन्होंने किया था, पतंजलि नहीं। तो इसका मतलब है कि पतंजलि भी है जो 185 ईस्वी पूर्व के आसपास उनका जीवन काल ठहरता है। पतंजलि पुष्यमित्र के राजपुरोहित थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था, यानी उनका विरोधी था। और पुष्यमित्र ने बौद्ध विहारों को नष्ट किया था, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी की थी। संभवतः पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का विरोधी था। लेकिन बरहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को। बरहुत स्तूप जो है किसने बनाया था? पुष्यमित्र शुंग ने ही बनाया था। अब जैसे मान लो हम कई बार क्या है कि यहाँ से छोटे प्रश्न पूछे जा सकते, बरहुत स्तूप किसने बनाया? तो वो बरहुत स्तूप किसने बनाया था? पुष्यमित्र शुंग ने ही बनाया था, ऐसा उसको श्रेय दिया जाता है। पुष्यमित्र शुंग जो है उसके विजय अभियान कौन कौन से थे, उसने आक्रमण कौन कौन से किए थे? तो पुष्यमित्र के शासनकाल में कई विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए। पुष्यमित्र के राजा बन जाने पर मगध साम्राज्य को बहुत बल मिला था। जो राज्य मगध की अधीनता त्याग चुके थे वो पुष्यमित्र ने उन्हें फिर से अपने अधीन कर लिया था। यानी यूं कह सकते हैं कि उन्होंने साम्राज्य का काफी विस्तार किया था। पुष्यमित्र शुंग के जो अभियान है उन अभियानों में से सबसे पहला अभियान है विदर्भ का अभियान, बरार की विजय। विदर्भ के शासक थे यज्ञसेन। कौन थे? यज्ञसेन। और मौर्यों की तरफ से विदर्भ के शासक पद पर वो नियुक्त हुआ था। अब विदर्भ के शासक यज्ञसेन है वो मौर्यों की तरफ से हुआ था, यानी मौर्य वंश के आधार पर कह सकते हैं। परंतु मगध साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठा करके स्वयं को विदर्भ का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। हालांकि मौर्यों ने उसे संबल देकर के उसे नियुक्त किया, लेकिन फिर क्या हुआ, उसने देखा कि ये तो जो वंश है, मौर्य वंश है, वो बिल्कुल दुर्बल हो गया है, इसलिए उसका लाभ उठा करके और उसने खुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया गया है। पुष्यमित्र के आदेश पर अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण किया था। उसे परास्त करके विदर्भ को फिर से मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया था। तो अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण किया और पुष्यमित्र ने उसको आदेश दिया था। तो अब क्या है कि वो फिर से मगध के अधीन हो गया था। और कालिदास के एक प्रसिद्ध नाटक है मालविकाग्निमित्रम, जिसमें यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कथा के साथ साथ विदर्भ विजय का वृतांत उल्लेख है। यज्ञसेन की बहन थी चचेरी बहन मालविका, और अग्निमित्र है, अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण किया ही था, तो उनके विवाह की कथा और इस आक्रमण का वर्णन भी है। इसके अलावा है आपके पुष्यमित्र का खारवेल से युद्ध, खारवेल विजय। मौर्य वंश के अंतिम दिनों में कलिंग नरेश, वर्तमान में जिसको ओडिशा कहते हैं, भी स्वतंत्र हो गया था। अंतिम दिनों में कलिंग देश भी स्वतंत्र हो गया था और कलिंग के राजा थे खारवेल। और हाथीगुम्पा अभिलेख के अनुसार खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। खारवेल के युद्ध जो है वो पुष्यमित्र शुंग हारा था ये, और इसको जीता किसने था? खारवेल ने जीता था। ये ध्यान में रखने की बात है।
इसके अलावा यवनों के आक्रमण हुए पुष्यमित्र शुंग के काल में। पुष्यमित्र शुंग के समय यवनों का आक्रमण हुआ था, इसका वर्णन है वो मालविकाग्निमित्र में मिलता है, जो कालिदास का लिखा हुआ नाटक है। डेमेट्रियस, जिसको दमित्र कहा जाता है, नामक यवन राजा पुष्यमित्र का समकालीन था। गार्गी संहिता के युग पुराण में विवरण मिलता है कि यवन साकेत और मथुरा पर, यानी साकेत नहीं अयोध्या, साकेत और मथुरा पर अधिकार करने के बाद पाटलिपुत्र पहुंच गए थे। यवनों का आक्रमण उसके काल में हुआ। अब पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी कौन बना? पुष्यमित्र की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र जो है वो साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना था। तो अग्निमित्र कौन था? अग्निमित्र जो है उनका बेटा था, और अग्निमित्र का विवाह लवा मालविका से भी हुआ, ये किसन की चचेरी बहन से। पुष्यमित्र के राजतु काल में अग्निमित्र विदिशा का गोप्ता था, और कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है, ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अग्निमित्र के बाद के उत्तराधिकारी जैसे वसुज्येष्ठ आए थे, वसुमित्र आए थे, आंद्रक आए थे, पुलिंदक आए थे, घोष आए थे, वज्रमित्र आए थे, भागवत आए थे, देवभूति आए थे। इतने राजा जो है वो जल्दी जल्दी बदलते रहे, क्योंकि उनकी हत्याएं होती रही। और भागवत जो है, राजा भागवत ने, जिसको भागभद्र कहा जाता है, उसने भागवत धर्म ग्रहण किया था, इसमें ये भागवत धर्म ग्रहण किया था। और देवभूति है वो शुंग वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति इसका अंतिम शासक था। इसके मंत्री वसुदेव ने इसकी हत्या करके और नए वंश कानव वंश की स्थापना की। अब देवभूति तक आए। देवभूति के बाद में देवभूति का मंत्री था वसुदेव। कौन था? वसुदेव। वसुदेव ने किसको मार दिया? देवभूति को मार दिया। देवभूति को मार करके, और ये वसुदेव कानव वंश से था, कानव वंश से था, तो इसका मतलब है इसको मार करके ये राजा बन गया। राजा बन गया तो यहां पर कानव वंश की स्थापना हो गई। कौन सी हो गई? कानव वंश की स्थापना है, यानी वसुदेव ने की थी, और वो देवभूति को मार करके, और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। प्रथम जो था पुष्यमित्र शुंग था। अब शुंग काल में देखिए कौन कौन सी कलाएं थी। विदिशा का जो गरुड़ स्तंभ है वो शुंगकालीन है। बाजा का चैत्य विहार है वो भी उसी समय का है। अजंता का 9वां जो चैत्य मंदिर है वो भी शुंगकालीन है। नासिक और कार्ले का जो चैत्य है वो भी उसी समय का है। मथुरा की जो अनेक यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां हैं वो भी शुंगकालीन है। तो ये शुंग काल था। शुंग काल की कला और जो धार्मिक जीवन है उसके बारे में भी बहुत अधिक जानकारियां संभव है, लेकिन शुंग काल की देन जो है हमारे लिए क्या है? शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक हो गया। शुंग काल में संस्कृत भाषा और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। ये शुंग काल की देन है। यह था शुंग काल की उपलब्धियां। यदि प्रश्न आ जाए तो आपको यही लिखना है। शुंग काल में संस्कृत भाषा और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। इनके उत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान रहा। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी युग में हुई थी। मनुस्मृति का जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान में जो मनुस्मृति हम पढ़ रहे हैं, वो किस समय हुई थी? इसी समय हुई थी। और इस काल में ही भागवत धर्म का उदय और विकास हुआ था। वासुदेव विष्णु की उपासना भी इसी समय प्रारंभ हुई थी। शुंग काल में वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। भागवत धर्म जो है वो इसी समय विकसित हुआ। मौर्य काल में स्तूप जो है कच्ची ईंटों और मिट्टी की सहायता से बनते थे, परंतु शुंग काल में उसके निर्माण में पाषाण का उपयोग किया गया। मौर्य काल तक तो जो स्तूप बनते थे वो स्तूप ईंटों और मिट्टी से बनते थे, लेकिन शुंग काल में उनके निर्माण में पाषाण का यानी पत्थरों का प्रयोग भी किया जाने लगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुंग राजाओं का काल वैदिक तथा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। वैदिक और ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल कौन सा काल माना जाता है? शुंग काल माना जाता है। और पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया था। तो 185 से 75 ईस्वी पूर्व तक, 185 ईस्वी से 75 ईस्वी पूर्व तक वह शुंग काल रहा। अब क्या है कि 75 ईस्वी पूर्व में देवभूति को मार दिया। देवभूति को मार करके वासुदेव ने कानव वंश की स्थापना की, तो वो 75 ईस्वी में हो गई। 75 ईस्वी से लेकर के 30 ईस्वी पूर्व तो कानव वंश रहा। शुंग के अंतिम सम्राट जो देवभूति थे, उसके ही मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या करके 75 ईस्वी पूर्व में कानव वंश की नींव रखी, और इसकी जानकारी वो हर्षचरित से हमें प्राप्त होती है। वासुदेव ब्राह्मण वंश का था। वासुदेव भी ब्राह्मण वंश का था। वैदिक धर्म और संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी उसे कानव ने जारी रखा था। कानव वंश ने शुंग के द्वारा जो वैदिक धर्म और संस्कृति के लिए संरक्षण की नींव या संस्कृत की नींव रखी थी, तो उसने आगे जारी रखा था। इसमें केवल 4 शासक हुए हैं। वासुदेव हुआ था पहला, उसके बाद भूमिमित्र हुआ था, फिर नारायण हुआ था, फिर सुशर्मन हुआ था।
ये 4 इसमें कान्व वंश के शासक हुए थे। इनका अंतिम शासक है वो सुशर्मन था, जिसकी हत्या है वो 30 ईस्वी पूर्व में सिमुक ने कर दी थी। किसने कर दी थी? सिमुक ने कर दी थी। और एक नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन की नींव डाली थी। आंध्र सातवाहन की नींव डालने वाला कौन था? सिमुक था। सिमुक ने 30 ईस्वी पूर्व में, कब डाला था? 30 ईस्वी पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। अब आंध्र सातवाहन वंश जो है 30 ईस्वी पूर्व से लेकर के 250 ईस्वी तक चला, काफी लंबा चला यह सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश का जो है संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश का शासन जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में था। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में था। पुराणों में इनको आंध्र भरते कहा गया है और अभिलेखों में इनको सातवाहन कहा जाता है। आंध्र सातवाहन जो है इनको आंध्र भरते भी कहा जाता है पुराणों में, और इनका अभिलेख जो है अभिलेखों में इनको सातवाहन कहा जाता है। सातवंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पेठान थी, जो वर्तमान में हम महाराष्ट्र कह सकते हैं। इनकी राष्ट्रीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। प्राकृत भाषा थी इनकी। और इस वंश की जानकारी हमें अभिलेख, सिक्के और स्मारकों से प्राप्त होती है कि भाई जैसे सातवाहन वंश की जितनी भी उपलब्धियां थी, उन सभी उपलब्धियों का वर्णन है वो हम कहां से प्राप्त कर पाते हैं? हम प्राप्त कर पाते हैं स्मारकों से, सिक्कों से, अभिलेखों से। जैसे यदि हम अभिलेखों की बात करें तो रानी नागनिका का जो नानाघाट अभिलेख है पुणे महाराष्ट्र, वो उसी समय का है। गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो नासिक से 2 गुहालेख प्राप्त हुए हैं, वो भी उसी समय के हैं। गौतमी बलश्री का जो नासिक गुहालेख है, वो भी वही उसी समय का है। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी का नासिक गुहालेख है, वो भी उसी समय का है। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी कार्य गुफालेख है, वो भी उसी समय का है। और इसके साथ साथ यज्ञ श्री सातकर्णी का जो लेख है, वो भी उसी समय का है। तो यूं कह सकते हैं सातवाहन वंश किसी न किसी रूप में लगभग 3 शताब्दियों तक, यानी 300 वर्षों तक उसने शासन किया था, जो भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल है। ये जो सातवाहन वंश का कार्यकाल है वो 300 वर्षों तक रहा था, तो काफी लंबे समय तक उनका रहा था। सातवाहन वंश के शासकों में बात करें तो पहला शासक था सातकर्णी प्रथम। कौन था? सातकर्णी प्रथम। यह सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक था। उसकी उपलब्धियों का जो वर्णन है वो रानी नागनिका यानी नायनी का नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, एक राजसू यज्ञ किया था। सातकर्णी प्रथम ने अपने आप को दक्षिणापति और अप्रतिहत चक्र ये उपाधियां धारण की थी। किसने? सातकर्णी ने दक्षिणापति और अप्रतिहत चक्र, इनकी उपाधियां उन्होंने धारण की थी। सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं और अपनी पत्नी के नाम पर उन्होंने रजत मुद्राएं उपलब्ध करवाई थी। उसके सिक्कों पर श्री 7 का नाम उल्लेख मिलता है। सातकर्णी का सूचक है जो श्री 7 का नाम मिलता है। तो यूं कह सकते हैं कि सातकर्णी प्रथम जो है इस वंश के सातवाहन वंश के संस्थापक थे। इसके बाद उनके काल में हुए थे हाल। सातवाहन वंश में हाल जो है एक महात्मा और महानतम शासक था। बहुत बड़ा कवि और कवियों का विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था। हाल ने एक सप्तशती लिखी थी, जिसको गाथा सप्तशती कहते हैं। गाहा सप्तशती नामक एक मुक्त छंद काव्य की रचना की थी और ये प्राकृत भाषा में की थी। उसकी राजसभा में वृत्त कथा पैसाची और प्राकृत भाषा में लिखा गया था। वृत्त कथा के रचयिता गुणाढ्य और कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन जो है निवास करते थे। तो हाल कवि के शासन में गुणाढ्य जो थे व्रत कथा के रचयिता गुणाढ्य, कातंत्र के रचयिता सर्ववर्मन, ये दोनों जो है किसके कवि के राज्य में निवास करते थे? हाल कवि के राज्य में निवास करते थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी 106 ईस्वी से लेकर के 130 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा और ये सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक था। उसकी विजय की जानकारी उसकी माता गौतमी श्री बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। इसी अभिलेख में उसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इस अभिलेख के अनुसार उसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था, यानी हम कह सकते हैं कि विदेशों से भी इनका संबंध था इस अभिलेख के अनुसार। यानी गौतमी बलश्री का जो नासिक अभिलेख है उससे गौतमी पुत्र सातकर्णी की जानकारी प्राप्त होती है और ये कहा जाता है कि वो एक अद्वितीय ब्राह्मण था। और उसमें अभिलेख में यह भी बात लिखी हुई है कि उसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। तो माता गौतमी श्री बलश्री का अभिलेख है, सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को वेणकंटक स्वामी की उपलब्धि प्राप्त थी या उपाधि धारण की थी और वेणकंटक नामक नगर की स्थापना की थी। इसके अलावा उसने राजा राज
और विंध्य नरेश की उपाधियां भी धारण की थी। राजा राज और विंध्य नरेश की उपाधियां किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। उसने बौद्ध संघ को अजकालिकीय बौद्ध संघ को उसने अजकालिकीय और कार्ले के भिक्षुक संघ को उसने करजक नामक 2 गांव दान में दिए थे। उसका साम्राज्य संभवतः उत्तर में मालवा से लेकर के और दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। नासिक में जो जोगलथंबी से चांदी के लगभग 8,000 सिक्के प्राप्त हुए। नासिक महाराष्ट्र जोगलथंबी स्थान से चांदी के लगभग 8,000 सिक्के प्राप्त हुए, जिसमें एक तरफ नेहपान और दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नेहपान को हराया था। नेहपान को हराया भी था, यूं कह सकते हैं कि जैसे हराने के उपलक्ष्य में वो सिक्के उसने जारी किए हो, ऐसा भी हो सकता है। चौथा उनका इसमें शासक था वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी, जो 130 से 154 ईस्वी तक था। सातकर्णी का पुत्र था वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी, और आंध्र प्रदेश विजय के पश्चात उसने प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया था। पुल्लुमावी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठान को बनाई थी। तो यानी उनकी जो राजधानी थी पुल्लुमावी ने आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के तट पर जो है वहां उसने बनाई थी। उस समय की बात है, उस समय कौन सा शासक था, कौन सा राज्य था, उस समय की बात है। पुल्लुमावी को दक्षिणापथेश्वर भी कहा गया है। पुराणों में इसका नाम पुल्लुमा मिलता है, और पुल्लुमावी की उपलब्धियों का वर्णन है वो कनेरी अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसमें वो ये दावा करता है कि उसने शक शासक रुद्रदामन को पराजित किया था और उसकी पुत्री से विवाह किया था। पुल्लुमावी ने रुद्रदामन को पराजित किया था। किसको? रुद्रदामन को। और जो गिरनार अभिलेख है, जिसमें रुद्रदामन ने अपने गिरनार अभिलेख में पुल्लुमावी को 2 बार पराजित करने का दावा भी किया है। गिरनार अभिलेख में जब हम पढ़ते हैं, जूनागढ़ अभिलेख जिसको कहते हैं, उसमें पुल्लुमावी को 2 बार रुद्रदामन के द्वारा पराजित करने का उल्लेख भी प्राप्त होता है। कानेरी का अभिलेख है, उसमें यह अभिलेख जो है पुल्लुमावी के द्वारा लिखवाया गया था। तो इस अभिलेख में रुद्रदामन को पराजित करने की कथा का वर्णन है। पुल्लुमावी के बाद भी कई राजा हुए थे, जैसे 2 राजा, एक तो शिव श्री सातकर्णी हुआ था जो 154 से लेकर 165 तक था, ये सामान्य राजा थे, और एक हुआ था शिव स्कंद सातकर्णी जो 165 से 174 तक, और ये जल्दी ही अपना शासनकाल लेकर के दुनिया से विदा हो गए। उसके बाद एक शासक हुआ था यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी जो सातवाहन वंश का अंतिम राजा था, अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। अंतिम महत्वपूर्ण राजा के रूप में कौन था? सातकर्णी वंश का यज्ञश्री सातकर्णी, और उसने शकों के विजित क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया था, उन पर अधिकार कर लिया था। यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं। किसके सिक्कों पर? यज्ञश्री सातकर्णी के, जो उसके जल यात्रा और व्यापार के प्रति प्रेम का द्योतक है। उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से मिले हैं। यज्ञश्री की मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया, जिसका मुख्य कारण था विद्रोह और केंद्रीय शासन की दुर्बलता। यज्ञश्री जब चल बसा था, उसके बाद छोटे मोटे राजा हुए भी होंगे, लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं थे और उस सत्ता को नहीं संभाल पाए और वो दुर्बल हो गए। दुर्बल होने से क्या है कि वो व्यवस्था आगे चलेगी। अब यदि हम सातवाहन वंश की संस्कृतियों के बारे में, उसकी व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ें, तो सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ सकते हैं कि सामंतिक लक्षण का आभास सर्वप्रथम सातवाहन काल में मिलता है। यानी सामंतों की जो उत्पत्ति है, यूं कह सकते हैं कि सामंतीय जो शासन व्यवस्था है वो कहां से शुरू होती है? सातवाहन काल से शुरू होती है। और इस काल में 3 सामंत थे। प्रथम राजा था, दूसरा महाभोज था, तीसरा सेनापति था। तो ये 3 प्रकार के सामंत थे, उसमें कहा जाता है। जिला, जिसको आहार कहा जाता था सामंत काल में, सातवाहन शासन के अधिकारी को अमात्य और महामात्य के नाम से जाना जाता था। दक्षिण क्षेत्रों में प्रशासक को गोलमिक कहते थे, और गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। तो इसका मतलब है गोलमिक कौन था? गोलमिक यूं कह सकते हैं कि वो एक सेनापति ही था। सेनापति था जो ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासक था, जिसमें एक सैनिक टुकड़ी होती थी, जिसमें 9 रथ होते थे, 9 हाथी होते थे, 25 घोड़े होते थे, 45 पैदल सैनिक होते थे। यानी छोटा मोटा एक रेजिमेंट था। आर्थिक व्यवस्थाएं उस समय देखिए, इस काल में कृषि की उन्नति के साथ व्यापार वाणिज्य की भी प्रगति हुई। राजा जो है किसानों की उपज का 1/6 भाग लेता था, 1/6 भाग जो है कर के रूप में लेता था। और मिलिंद पन्नों और महावस्तु बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है, उनके आधार पर से व्यवसायों एवं शिल्पियों की विभिन्न श्रेणियों का पता चलता है, जिसके प्रधान को श्रेष्ठिन कहा जाता था। और इस काल में आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के व्यापार होते थे।
विदेशी व्यापार भी इस समय होने लगे थे। पश्चिमी देशों के साथ ही श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि के साथ जलमार्ग से व्यापार होता था। सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिनको कांसापन कहा जाता था। चांदी और तांबे के सिक्कों को लेते कांसापन कहते थे। सातवाहन काल ने सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा चलाई थी। सबसे पहले शीशे की मुद्रा चलाने का जो काम किया था वो सातवाहन शासकों ने किया था। और सोने की मुद्रा को सुवर्ण कहा जाता था, जो 35 चांदी के करसापनों के बराबर होते थे। 35 चांदी के जो करसापन होते थे उनके बराबर एक सोने का करसापन होता था। उस समय का सामाजिक संगठन कैसा था? सातवाहन है वो दक्कन के कबीलाई लोग थे, लेकिन वे ब्राह्मण बना दिए गए थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने चतुर्वर्णीय व्यवस्था को फिर से स्थापित किया, वर्ण संकर व्यवस्था के सम्मिश्रण को रोका। इस काल में महिलाओं की दशा अच्छी थी, महिलाएं शिक्षित थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, स्त्रियां भी संपत्ति की भागीदार होती थी। यद्यपि सातवाहन राजाओं के नाम मात्र प्रधान है, किंतु सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये राजकुल पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी उनका बेटा ही होता था। और समाज में अंतरजातीय विवाह भी होते थे। राजपरिवार की महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी, जबकि पुरुष वैदिक धर्म को। महिलाएं बौद्ध धर्म का अनुगमन करती थी और पुरुष वैदिक धर्म को देते थे। सातवाहनों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को लेकर कर मुक्त ग्राम प्रदान करने की प्रथा भी आरंभ की थी। यानी ऐसे गांव बना दिए जाते थे जहां पर कर नहीं लिया जाता था, वहां पर बौद्ध भिक्षुओं को या बौद्ध धर्म के लोगों को दिया जाता था। सातवाहन काल की धार्मिक व्यवस्था के बारे में यदि हम पढ़ें तो धार्मिक व्यवस्था, सातवाहन के शासकों ने राज्य में निवास करने वाले सभी नागरिकों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुशीलन किया। हाल की गाथा सप्तशती के प्रारंभ में ही शिव की पूजा की गई। इंद्र, कृष्ण, पशुपति और गौरी की पूजा का भी उल्लेख है वो उस काल में मिलता है। सातवाहन काल में राजा स्वयं के साथ देवताओं का तारतम्य स्थापित करने लगे थे, जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी ने स्वयं को कृष्ण, बलराम और संकृष्ण का रूप स्वीकार किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक प्रशस्ति में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। कहाँ, कौन सी में? नासिक प्रशस्ति में। उस समय की यदि हम कला के बारे में बात करें तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों की महत्वपूर्ण कला जो स्थापत्य कला थी, उस समय जो है स्थापत्य कला यानी भवन वगैरह बनाए गए बहुत ज्यादा। कार्ले का चैत्य और अमरावती स्तूप जो है वो उसी काल का बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कि मैं समझता हूं कि आप जो है अच्छे से समझ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।